अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाजरीन, हुकूमती कोशिशें नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट कराने से माजरत कर ली। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में एंट्री ने माहौल गर्मा दिया। इलेक्शन से एक रोज कबल हुकूमत, ऑपोजिशन हालात कशीदा। हुक्मरान और पीडीएम इत्तेहाद मेंबरान असम्बली के ताक़ुब में मेंबरान असम्बली ने घरों को छोड़कर होटल्स में पनाह ले ली। सिंध में पीटीआई अरकान ने बगावत कर दी, जबकि अली मूसा गिलानी की वोट खरीदारी की मुबैना वीडियो पर हुकूमती साइड ने इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने का मुतालबा कर दिया। अली मूसा गिलानी ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए इमरान खान पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। 3 मार्च को कौन मार्च करेगा, गिलानी या हफीज शेख? फैसला कल होगा। नाज़रीन, बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने F8 इस्लामाबाद के फुटबॉल ग्राउंड पर काबिज वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले में मुलव्विस 21 वकला के लाइसेंसेस मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुलव्विस वकला को सजा जरूर मिलेगी। मैंने मातहत अदलिया के लिए बहुत काम किया, बहुत सारे मामलात पर पर्दे रखने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनोला के रिमार्क्स इस केस में सामने आए हैं। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। आज जो सामने आई, जिसमें अली हैदर गिलानी, उन्होंने इस बात का एतराफ भी किया है कि वो तरीकाकार बता रहे हैं वोट को किस तरह ज़ाया करना है। आपको क्या लग रहा है, ये वीडियो सामने आने के बाद, चूंकि कल अब इलेक्शंस हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? क्या गिलानी के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं? कल का तो खैर कल ही पता चलेगा, मगर मैं ये अली मूसा गिलानी साहब का ये जो जवाब है कि जी वो हम तो कैंपेन कर रहे थे और लोग हमें वो कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। फ़र्ज़ करें कोई जो भी MNA थे, उनको ये समझाना कि जनाब कि इनका समझाना कि वो मैं तो जी वो कि कैसे उसको ज़ाया किया जाता है वोट जो है। ठीक है, वहाँ पैसों वैसों की कोई बात नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना शेडी है, नज़र आता है कि वो। और ये माज़रत के साथ कि गिलानी ख़ानदान का कोई माजी इतना दरख्शां नहीं है इन मामले में। यूसुफ रज़ा साहब का जो भी स्विस केस में भी जो वो उन्होंने लिया था कि जी मैंने वो ना भेजना, क्या था, करप्शन की इंक्वायरी थी, मगर जो तोशा खाने के हवाले से जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का किरदार रहा है कि कभी नेकलेस उठा के ले जाना, बाकी सामान उठा के ले जाना, फिर उनके बच्चों की कहानियाँ जब वो वज़ीर आज़म थे बहुत ज़्यादा आम थी, और बड़े बेटे उनके जो है वो दवाइयों वाले केस में रहे, ये अब छोटे बेटों की भी इस तरह की है। तो वो कोई उससे मज़ा नहीं आ रहा कि अब आपके सामने एक तो ये वाक़या हुआ। सुबह हमने जो सिंध असम्बली के अंदर देखा कि कल से वो जी बंदे अगवा थे, और फिर वो पूरा सारा ड्रामा मारकुटाई हो रही है, और वो ऑब्वियसली वो टूट गए हुए हैं 3। और उनका भी कहना है ये वाला बात कि जी हमें जी वो क्योंकि पूछा नहीं गया, बुलाना नहीं गया। सीधी सी बात है, यहाँ माल पानी का सारा चक्कर है। और काज साहब का आर्ग्यूमेंट अपनी जगह बिल्कुल है वो कि जनाब जब ऊपर ATMs दी जा रही हैं तो नीचे वाले क्यों ना करें। मगर बहरहाल ये कोई सारा कुछ देखते हुए कोई तकलीफ दे तो है कि आप पाकिस्तान की सेनेट ईवान बाला की बात कर रहे हैं, जो मेन आपका सबसे बड़ा कानून साजी का अदारा है, और सबको इतना शोर मचाने से 1 महीनों हफ्तों से ये बहस चल रही है कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। मगर बिल्कुल अब जबकि इलेक्शन कल पे आ गए हैं, नजर आ रहा है कि सब इदारे भी बेबस हैं, कोई चीज़ नहीं रुक रही, बेखौफ होके पॉलिटिकल पार्टीज़ ये गंड आ रही हैं। और उसमें मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का भी ये वाला कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, अगली दफ़ा करें। इसकी लीगली मेरा ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने बहरहाल एक ऑब्जर्वेशन दी थी, इलेक्शन कमीशन को इतना बेबस और लाचार नहीं आना चाहिए था। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बहस चल रही है कि जनाब उन्होंने वो मैंडेटरी था या नहीं, सिर्फ राय दी थी, या उनके लिए लाजिम था कि कुछ ना कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाते, कि बहस चल रही है, ये एक बहस ऑन गोइंग बहस है।
मगर कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन को करने का एफर्ट करते हुए नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा ये छोड़ ही दिया। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें भी कुछ नहीं नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का बयान आ जाए कि जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, वीडियो की करेंगे, या सुबह जो बंदे अगवा किए हैं उसके मतलब कुछ देखेंगे। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है, ये सबके सामने हो रहा है। और तकलीफ दे है कि ये 40 साल से ये सिलसिला जारी है और अभी भी जारी है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इब्तिदा होती है। इसके बाद जब हो जाएंगे इस तरह के तरीके से लोग आ जाएंगे तो कल को भी वो पैसे का सिलसिला चलता रहेगा और उससे बिल्कुल सारा निज़ाम जो है दरम भरम हो जाता है। उसकी कोई इखलाकी तकाजे नहीं रह जाते, किसी किस्म का उसके अंदर वो एतबार नहीं रह जाता। क्लास साहब से पूछ रहे, फिर सूबों में बताएंगे, सूबों में जो इस वक्त गंद पड़ा हुआ है, क्या सूरत हाल, जोड़ तोड़ क्या हो रहा है, लड़ाई मारकुटाई, नंबर्स गेम क्या है। क्लास साहब, जिस तरह भी आमिर साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मतलब बेबस नजर आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है एक दिन में ये पॉसिबल था कि मैकेनिज्म रेडी हो जाता? कोई मेरा ख्याल है मुश्किल था। आमिर साहब की अपनी रीडिंग होगी, या तो उनको ये सुप्रीम कोर्ट साथ में टाइम देती ना कि आप इसको डिले कर दें, या तो सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन देती ना कि जनाब 3 मार्च को मत करवाएं, फिर आप 23 मार्च को करवा लें, या आप 1 महीना आगे कर दें। कौन सी क़यामत आ जानी थी जनाब के, अगर आपने इंश्योर कराना था। तो मेरा ख्याल है विद इन 1 डे, एक दिन में तो फिर ओपन ये बैलेटिंग ही हो सकती थी कि जय जी हाथ खड़े करें, या आपको नाम की चिट बना के दे रहे हैं, ABCD जो भी नाम है ना सर, ये साथ में फलां फलां सीरियल नंबर है, उसके आगे नाम लिखा हुआ है, तो ये लें जी आपका वोट है। वो तो फिर वही वाले, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने सिक्रेसी भी रखनी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो भी करना। सो मेरा ख्याल है एक दिन में होना ये मुश्किल काम था। फवाद चौधरी साहब बात ठीक है कहते, लेकिन उन्होंने कोई फार्मूला बताया तो नहीं है कि कैसे हो सकता था। कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई नंबर्स डाल देते हैं, कोई ना होता ना उसको चेक करते ना कुछ करता, मगर डर तो रहना था। वो हो जब सुप्रीम कोर्ट इससे नहीं इत्तेफाक कर रही, आप उसका पहला भी तो उसका आर्डर देखें ना। मेन तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने 67 का निकाल के दे दिया जनाब 50 साल पहले, हम तो कह चुके हैं। आप उसमें देखें अगर डर रखना था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट सीधा कह देती, ये चीजें कह देती जो आप बता रहे हैं, जो सीरियल नंबर कर दें, नाम लिख दें और कल को ये चीजें कर दें। सारी चीजें एक तरफ वो कह रहे हैं हम इसको छेड़ ही नहीं सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, हम इसको छेड़ना ही नहीं है। आपने एक तरफ ये कह दिया, दूसरी तरफ आपने ऑब्जर्वेशन दी, और ऑब्जर्वेशन किस शक्ल में दी है आपने 67 की, आपने उसमें रेफरेंस निकाल दिया है। तो उसके बाद उसने कंफ्यूज होना था, इसने इलेक्शन कमीशन ने। आप भी बैठे हो तो ये करते कि एक तरफ आपके सर पे तलवार है कि इसको सीक्रेट रखना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं जनाब कि इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आपने इसकी देखनी है। सो मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने कुछ भी नहीं ना किया, उन्होंने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। एक दिन में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली कहा कि हम खुद कानून साजी नहीं कर सकते। उन्होंने बॉल जो है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दिया कि वो अब उन पे इख्तियार था कि वो इख्तियार करना चाहते हैं, मगर कुछ ना कुछ किया जा सकता था। ये कोई मैंने कहा चंद वोट है। मैं फिर और कह रहा हूँ जो काम सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकी वो इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट करती तो लगता था कि सुप्रीम कोर्ट श्री करने की बजाय कानून बना रही है। अब मैं यही कह रहा हूँ ना, तो कानून तो इनको तो बना के नहीं था, ये कानून इनको तो उसने बना के देना है ना, ये पार्लियामेंट ने बना के देना। जिस पे उस पे सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं तो उसी पे हाथ तो आपके इलेक्शन कमीशन को बने हुए, ये बंधे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन भी तो कोई अपने लाज नहीं बना सकता ना, अनलेस उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से कोई सपोर्ट मिल रही हो। एक दिन बहरहाल मेरा यह ख्याल है एक दिन में ये चीजें नहीं हो सकती। एक दिन में फिर ये हो सकता है जो आमिर साहब बता रहे हैं, नाम की चिट नहीं होती जैसे हमारे यहाँ गाँव में देते हैं कि वो नाम की लिख के डाल देते, वही डाल देते ना। तो फिर उसके बाद उसका चाहे इस्तेमाल ना होता, मगर डर तो था कि किसी वक्त अगर ये इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी हुकूमत है। वैसे अब सवाल ये डर हुकूमतों का होता है, यहाँ पे डर अपोजिशन का है। वैसे दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज आर्गुमेंट कि यूजुअली तौर पर देखा जाता है कि लोग हुकूमतों से डरते हैं। अब तक तो डरा रहे थे सबको, ये इमरान खान साहब एंड कंपनी मीडिया को इन्होंने डरा दिया। बड़े मीडिया फने खां बनते थे, बड़े बड़े लोगों को जेलों में डाल दिया, मीडिया हाउसेज बंद करा दिए, इन्होंने वहाँ पे चैनल बंद करवा दिए, एंकर्स बंद करवा दिए, इश्तिहार बंद, पूरा मीडिया हजारों लोग नौकरी से निकलवा दिए। उस वक्त तो नहीं डरे ये किसी से। इन्होंने ऐसे जनाब पूरी अपोजिशन को इन्होंने डाल दिया, इसमें जेलों में डाल दिया जनाब। शहबाज शरीफ जेल में, ख्वाजा आसिफ जेल में, यहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी, साद नेम एनी बॉडी जेल में। उस वक्त में नहीं डरे किस वक्त हैं ये? अब यूसुफ गिलानी साहब जो है इलेक्शन लड़ने आ गए, आमिर साहब भी कहते हैं कोई डर रखना चाहिए था। और भाई साहब वो जो काम आज हुआ है मैं उस पर आता हूँ, जो आज वीडियो सामने आई, असल चीज ये है कि आपके एमएनएज आपसे नहीं डर रहे। अब आपने इतनी अपनी पावर को इस्तेमाल कर लिया है या उनसे डिफरेंट एटीट्यूड आपने रखा है कि मुझे समझ नहीं आती। यूजुअली तौर पर आमिर साहब को 30 साल से ज्यादा हो गए पार्लियामेंट कवर करते हुए, मुझे भी कोई 20 कितने साल हो गए, 18 साल हुए मेरा ख्याल है। मैंने 2002 से शुरू किया था। मैंने कभी नहीं देखा कोई हुकूमत रो रही हो और हुकूमत ने रोला डाला हुआ हो कि हमारे बंदे बिक रहे हैं।
वो हमारे पे डाका पड़ गया, वो हमारे घर में सांध लग गई है, वो हमारे घर में नकाब किसने लगा लिया, वो हमारे बंदे पकड़ के ले गए, वो हमारे बंदे अगवा हो गए। आई एम एंजॉयिंग दिस सिचुएशन सीरियसली। जो भी आउटकम हो या ना हो, इंटरेस्टिंग काम हो गया। हुकूमत में पहने के बाशो यहाँ पे अशये दिए जा रहे हैं, खाबे खुल गए हैं यहाँ पे जनाब। उसके बाद 15-15 करोड़ की बजाय आप उनको दे रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए के, वो ये खबरें आ रही थी डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपना उनको चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। हफीज शेख साहब जो है उन्होंने आज बताया कि मेरे नाना आज से 1000 साल पहले, आई एम सॉरी 100 साल पहले, वो भी बहुत बड़े सियासतदान थे। आज हमें वो भी पता चल गया है कि हफीज शेख साहब के भी कोई नाना हजूर वो बहुत बड़े वो सियासतदान थे, कोई काउंसलर बने थे आज से 100 साल। हफीज शेख साहब ने अपने पॉलिटिकल क्रेडेंशियल देने शुरू कर दिए, वो भी लोगों को मिलना शुरू। वो तो किसी सीधे हाथ 2 उंगली से हाथ नहीं मिलाते थे। सो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कुछ मतलब इलेक्शन का रिजल्ट जो भी है तो कुछ तो कोई एक्टिविटी है। हुकूमत मतलब हुकूमत में पहने के इस वक्त भी आप कंफर्टेबल हैं। 181 बंदे आपके पास हैं, जो आज 176 ने खाना खिलाया, बाकी को अरबों रुपए आपने कहा तकसीम कर रहे हैं। तो ये पहने किस किस्म के? आप कहेंगे ठीक है जनाब, वो घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, लड़ लेंगे, कल देख लेंगे आपको। सबसे ज्यादा रोला इस वक्त वो पड़ा हुआ है। एक चीज। दूसरा मैं आता हूँ जरा इनके वीडियो सामने आई है। गिलानी साहब के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजिक फला है ना इनका, हर वो कहते हैं ना हीरो का एक ट्रेजिक फला होता है, तो गिलानी साहब का ट्रेजिक फला जो है इनके बच्चे हैं। एक दफ़ा मैं उसकी गवाह भी आपको देता हूँ। ये कलीम इमाम साहब थे, ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे गिलानी साहब के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो मेरी मुलाकात हुई गिलानी साहब से, और कलीम इमाम साहब इज विटनेस टू व्हाट आई एम सेइंग नो। मैं बाकायदा नाम लेके बता रहा हूँ वहाँ पे, आजकल IG मोटरवे में रखे हैं। तो मैंने उन्हें गिलानी साहब को कहा, मैं कि गिलानी साहब ये आपके बच्चों ने जो या धुआंधार किस्म की इनकी खबरें आ रही हैं, स्टोरीज आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसा इधर उधर, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा आपकी अच्छी खासी एक रेपुटेशन थी, जब आप स्पीकर थे आपने वहाँ 5 साल सजा भुगती बटा। लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि गिलानी साहब ने कोई करप्शन की है। लोगों ने कहा चलें ठीक है जी, मुल्तान के सरायकी इलाकों के गरीबों को नौकरियाँ दी हैं, और ये भी नहीं कहा था किसी ने कि गिलानी साहब ने कोई पैसे लेकर नौकरियाँ दी हैं। कोई इल्ज़ाम नहीं था आप पे कि आपने जब वजीर रेलवे थे या आपने उस स्पीकर थे। पाकिस्तान में नौकरियाँ ऐसे ही लोग ये देते हैं और देते रहे हैं, यहाँ पे इसी तरह सिस्टम चलता है। एटलीस्ट ये इल्ज़ाम नहीं लगता था कि गिलानी साहब ने कोई नौकरी के पैसे लिए हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए हैं। आप जेल में गए थे तो ये समझा गया था कि जनाब मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ डिफाई किया था कि आप जेल में बैठ गए थे, नवाज शरीफ की तरह दौड़ नहीं गए थे डील करके, आप जेल बैठे हैं। आपने नहीं ज्वाइन किया था क्यू लीग को जो चौधरी परवेज अली और शुजात ने कंपनी ने बनाई थी। यू स्टूड देयर, एक आपका इमेज बना था, एक आपके और उसी चीज के अगेंस्ट आपको रिवार्ड किया गया। टुडे यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब ने इसी वजह से आपको बनाया है कि जनाब कि आपने अपने आप को बेचा नहीं था, डील नहीं की थी, और आप भाग नहीं गए थे यहाँ से, जदा नहीं भाग गए थे जहाँ नवाज शरीफ साहब गए थे। अब मैंने कहा जो बना बनाया आपका इमेज है ना, आपके बच्चे खराब कर रहे हैं। पूरे शहर में मशहूर है कि आपने फलां काम करवाना बच्चों से करवा लें, फलां चीज़ करवानी यूँ करें। मैं फॉर गॉड से जो थोड़ी सी हम साउथ के लोग हैं, कहीं पे हमें बैठने का छोड़ें, हम बात करें। लोग हमें टांट करते हैं जनाब कि आपके साउथ से एक प्राइम मिनिस्टर है और उसकी फैमिली ये चीज़ें कर रही है। ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड पे की है, कलीम इमाम इज विटनेस स्टेट। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, चुप क्या सुने। वहाँ के रो भाई मेरे इसमें नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ है, ना मैंने बच्चों को इस तरह का कहा हुआ है, ना मैंने कोई इस तरह की उन्हें कोई चीज़ें दी हुई हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं। मैं कि आप ना माने ये चीज़ें हो रही हैं। मैं कि ब्यूरोक्रेसी करती क्या है। उन्होंने कहा मैंने मना किया हुआ है सबको जी, मेरे बच्चों का कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, काम लेके भी है मत करें। तो उन्होंने मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी बड़ी चालाक समझदार होती है। आपके बाला वो इन्हीं को करप्ट भी करेंगे, इनको गलत लाइनों पे भी लगाएंगे, आपके फरिश्तों को नहीं पता होगा, और काम अगर आप कह रहे हैं ये कराते रहेंगे। खैर बात खत्म हो गई। आफ्टर सम टाइम मुझे ये कलीम इमाम साहब मिले कहीं पे, कोई आते जाते की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जनाब गिलानी साहब ने अपने बच्चों को मेरे सामने डांटा इसी बात पे कि आप लोगों के इन एक्ट्स की वजह से, चीज़ों की वजह से वी आर गेटिंग ए बैड नेम। मैंने उस वक्त भी कहा था इनको, मैं कहा सर जी ये कोई बहाना नहीं है जी, मेरे बच्चे जो है ना मेरे काबू में नहीं है, या उनको पता नहीं है, या मैं नहीं करने दे रहा। नो, कमिंग टू द पॉइंट, आप लोग जितना भी इनको बैड नेम आया, इसमें इनके बच्चों का 70-80% काम था, रोल था जिसमें आता था। आपको इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है इसको अली मूसा गिलानी साहब एंड कंपनी को, आप जाएं और इस तरह के मीटिंग्स करें नोइंगली कि इंटेलिजेंस भी आपके पीछे होगी, कोई आपको ट्रैप भी किया जा सकता है, आपको बुला के कोई वहाँ पे चीज़ें तैयार भी की जा सकती हैं। शो आप उस वक्त क्यों अपने बाप की कैंपेन को नेगेटिव रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रूद और एक्सप्लोसिव जो है ना अपने ये हुकूमत के हाथ में दे रहे हैं, जो इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा, पैसों की कोई बात नहीं आ रही, लेकिन वो जो उनको तो मिल गया है ना, जो कल तक या आज शाम तक ये बड़े डिप्रेस थे, ये जो PTI वाले हैं, अब यकदम वो खड़े हो गए। सबसे बड़ा अटैक उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लॉन्च कर दिया।
कि जनाब कि ये वो देखें नाअहल क्या क्यों मत नहीं आ कर गई, रहे? बर्बादी आ गई, तबाही आ गई कि अली मूसा गिलानी साहब जो है ना वो हमारे एमएनए को बता रहे थे वोट कैसे आपने वो करना है या नहीं जाया करना। करना। सो मेरा ख्याल है अली मूसा को कोई ज़रूरत नहीं थी काम करने की। ये काम अगर करना भी था, गिलानी साहब खुद जैसे बड़ा, जैसे रात आमिर साहब ने भी कहा है, बड़ा डिसेंट पोलाइट और पॉलिटिकल तरीके से वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, बड़ी सौबर उन्होंने कैंपेन चलाई है। इमरान खान साहब से ही वोट मांगे, हाँ यहाँ तक उनकी बात ठीक है कि अगर ये लोग उनसे वोट मांग रहे हैं, ये कोई हर्ज नहीं है। अगर गिलानी साहब वोट मांग रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा जी मैं तो वजीर इमरान खान से माना है, खत अली लिखा मूसा था अगर उन्होंने। मांग रहे हैं वोट अपने बाप के ब्याह पे किसी एमएनए से, फेयर एनफ मांगे, लेकिन बैठ के अगर आप उनको ट्विस्ट करेंगे वोट ऐसे खराब करने, तो डेफिनेटली यू आर प्लेइंग इन देयर हैंड्स। आपने आज अपने बाप को कुछ सर्विस नहीं की कि आप सब आपको आके फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, बिलावल को आना पड़ गया है, गिलानी साहब को खुद आके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आपको खुद आके वजाहतें देनी पड़ेंगी नोइंगली। इससे हुकूमत को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिली है कि देखें हमारे एमएनए वो, लेकिन सवाल यह है कि आपके एमएनए मिल क्यों रहे हैं फिर इनसे? अब ये क्वेश्चन है जिसको PTI इमरान के खान MNS साहब क्यों जो मिल रहे है एड्रेस करें कि आपने ऐसा क्या काम कर दिया है कि आपके एमएनए जो हैं आपको शक पड़ गया है कि ये खरीदे जा रहे हैं, आपके एमएनए पैसे ले रहे हैं, आपके एमएनए को अप्रोच किया जा रहा है। आपने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया कि आपके एमएनए आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके उम्मीदवार पे ट्रस्ट नहीं करते, आपकी पॉलिसीज नहीं, हालांकि आप तो 50-50 करोड़ रुपए उनको दे रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। बहरहाल हैविंग सेड ऑल दिस, मेरा ख्याल है ये काम अली मूसा गिलानी साहब ने करने की कोशिश की, यही शुड हैव बीन वेरी केयरफुल कि आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैच पड़ा हुआ है, तो गिलानी साहब जिस तरीके से अपनी कैंपेन को उन्होंने चलाया हुआ है ना, वो बेहतर तरीके से चल सकती है। अब सारा फोकस जो है ना सर, वो वीडियो पे आ गया है, जो कैंपेन चल रही थी चीजें। सो मेरा ख्याल है गिलानी साहब के उनके बरखुरदार ने, जैसे उनके 4 साल इक़्तिदार में उनके बच्चों ने उनके लिए मसाइल पैदा किए रखे ना, तो वो इलेक्शन की वो शाम जो है ना, एक दफा फिर उन्होंने मेरा ख्याल मसाइल पैदा किए हैं जो उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक क्या हो सकते ये हैं। वीडियो गिलानी साहब के लिए कोई मतलब कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है आगे जाके, या मुश्किल क्या, एक जो है एक आपको एक सेबलेंस ऑफ एक आप रखते हैं कि तभी से थोड़ा सा ये लग रहा था गिलानी साहब बड़ी उसको डिसेंटली हैंडल कर रहे थे, तो हम खुद कह रहे थे कि जनाब कैंपेन बना दिए उन्होंने, मगर इस वीडियो ने सारा माहौल ख़राब कर दिया। और उसके बाद बड़ी डिटाई से उनके बच्चे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बिलावल भी मैं समझता हूँ इस तरह के कामों के बाद एक नई नस्ल आ गई है, तो कम अज़ कम जो है बेहतर नज़र आनी चाहिए। हमें उम्मीद रहे कि ये वो माजी के काम नहीं करेंगे अपने वालिद साहब वाले, मगर ये बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वालिद साहब को कि वो बड़े छू मंतर और इसमें वो हैं। तो ये हुकूमत इसलिए भी वैसे एक पार्शली उनकी पीटीआई की ये कहना पड़ता है कि एक ये नहीं है कि अपोजिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के पास भी सिंध गवर्नमेंट है, उनके पास भी एक गवर्नमेंट है, तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन है, उनके पास भी पूरी एक वहाँ पे सिंध के अंदर एक पूरी गवर्नमेंट उनके पास है। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कमजोरी की बात नहीं होती है, विलिंगनेस है कि आप कितना माल खर्चना चाहते हैं या कितनी करप्शन करने चाहिए। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, एटीएम्स की नहीं होती, और उन्होंने केपी में फॉर एग्जांपल जो है अपनी एटीएम्स लॉन्च की हुई हैं पीटीआई ने। यहाँ ये नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि एक यहाँ पे अच्छे हैं और बाकी बुरे हैं। वहाँ पे ये केपी में ये पीटीआई के जो एमपीज हैं उनको क्या करना चाहिए, जब आपने खुद उनको 6-7 का बताया कि ये इस करेक्टर इस बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको इमरान खान ने टिकटें दी हैं, व्हाट शुड दे डू? मैं तो आप वाली बात से ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे यहाँ पे ये नहीं है कि एक हक पे और दूसरा बातिल है, यहाँ बराबर है। यहाँ पे दोनों तरफ से इस तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ मजलूम बन जाते हैं। जाहिर है वहाँ पे जिस किस्म के लोगों को वहाँ पे वो तंबाकू लॉबी के एक ही खानदान के 3 बंदों को जिनका तमाम का जाली सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से इल्ज़ामात हैं के ताल्लुक हैं, और उसके बाद आपने अबड़ो साहब को भी दे दिए, लोग पूछ रहे कहाँ से आए हैं। उसके बाद आपने अब्दुल कादिर साहब को बलूचिस्तान में हर सूबे में किया हुआ है। आप देखें इस सारे उसमें पंजाब कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है कि साफ सुथरा है, वो हो गया, क्लियर हो गया। बीच में पीपल्स पार्टी के ऊपर ये सारा गंद आ रहा है। इस वक्त जो है नून लीग बची हुई है क्योंकि उन्होंने वहां पे हर सूबे में 1 या 2 सीटों का झगड़ा है, और उन्होंने एक फार्मूला ये दे रहे हैं कि फिर खवातीन की तरह नॉमिनेशन हो जानी चाहिए। नहीं, पंजाब में बुनियादी बात यह है कि ये इतने गलीज तरीके से माल की खरीदो फरोख्त बकरियों और भेड़ों एमएनएज और सेनेटर्स की नहीं होनी चाहिए। बुनियादी ये है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है ये वाला है, और वो बिल्कुल ये फैक्टर्स भी हैं कि लीडरशिप को भी उस तरह करना चाहिए। मगर ओवरऑल ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ किया ही ना जाए,
कि जी क्यों के ऊपर इमरान खान ने सीटें इस तरह से नहीं दी हैं। अगर वो कमज़ोर लोगों को देते तो शायद हम भी यही कह रहे थे जी कमज़ोर को दी थी। अब क्या है बजाय इसके इस वक्त हुआ ये है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीटीआई ने, मगर उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो कामयाब होती कम से कम जो है। जब सरवर साहब जीते थे गवर्नर सरवर सेनेट की, तो उस वक्त के पीटीआई ने ज्वाइन किया हुआ ये गैंग को। नहीं तो जब वो जीते 15-20 सीटें उनको ज्यादा मिल गए थे वोट पंजाब में, तो पीटीआई तो उसमें आ गई थी, गैंग को यूज इन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। पीटीआई इसके अंदर फरिश्ता है, बिल्कुल नहीं है। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये मूसा गिलानी साहब ने जो भी किया है, मेरा अभी भी ख्याल है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 180 हैं और आज के दौराने में हमारे 176 बंदे आए थे। अल्टीमेटली सारे गन के बावजूद भी जो है ना, मुझे लगता है कि हफीज शेख साहब निकाल जाएंगे, क्योंकि दूसरा अपसेट का इमेजिन करना, सारी पॉलिटिक्स हर पीटीआई का जो एमपी और एमएन है, एट द एंड ऑफ द डे वो चाहता है कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट रहे, उससे कोई निज़ाम चलता रहता है। और इस बात का है कि इमरान खान साहब अगर ये उनको उतार दिया गया तो फिर ये असेंबली भी डिसॉल्व हो जानी है, किसी और के लिए भी मेजॉरिटी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सो ये एट द बैक ऑफ एवरी मेंबर, उनके ये दिमाग में ये होता है पीछे से कि इस पे भी जरा गौर करके। सिंध असेंबली की डिटेल है कि वहाँ पार्टी पोजीशन क्या है? सिंध केपी बलोचिस्तान आपको बताएंगे पार्टी नंबर्स गेम क्या है और किसका पलड़ा कल भारी हो सकता है। नाज़रीन ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि कल क्या मुतवक्के है, कल क्या हो सकता है। कल 3 मार्च है, कल सेनेट इलेक्शंस हैं। आमिर साहब, इस वक्त सिंध असेंबली, केपी और बलूचिस्तान असेंबली में पार्टी पोजीशन क्या है, किसका पलड़ा भारी है? टोटल जो कल का इलेक्शन है वो तकरीबन 6 से 7 सीटें हैं जो इधर से उधर जा सकती हैं। और 6 और 7 सीटों से जो है ना सेनेट की मेजॉरिटी का फैसला होना है। ये सारा सेनेट का इलेक्शन और इतनी जो घुमसान की लड़ाई चल रही है, सारा इस बारे में है कि 6-7 सीटें बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ क्योंकि 50-50 का मार्जिन है, तो 6-7 एक तरफ चल गई तो अगले 2.5 साल अगर पीटीआई के पास मेजॉरिटी ना आई एलाइज के साथ, तो ये हैंडीकैप्ड रहेंगे। और अगले 2.5 साल अगर पीडीएम की पार्टीज के पास फिर सेनेट रहा, तो वो अगले 2.5 साल भी इनकी कोई कानून साजी नहीं होने देंगे, यानी कि हुकूमत ही नहीं चलने देंगे, बिल्कुल लूली लंगड़ी हुकूमत चलेगी। सो इसलिए स्टेक पे है बहुत ज़्यादा है। अब जो सिंध का समझा दे कि वहाँ पे जो है 3 सीटों की लड़ाई है। आसिफ जरदारी साहब ये जो बंदे गवाह हो रहे हैं, या मर्जी से हो रहे हैं या वैसे हो रहे हैं, ये 3 सीटों के लिए हो रहा है। अगर शरीफाना तरीके से जो है ये वहाँ पे इलेक्शन हो तो 11 में से जो है ना 5 और 6 की डिवीजन होनी चाहिए। 5 जो है पीटीआई एलाइज के पास जाने चाहिए, 6 उनके पास जाने चाहिए, पार्टी के पास। अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है कि वो अपनी जो 4 सीटें तो हैं, 4 उनकी क्लियर हैं कि उसके अंदर मांडवी वाला साहब, श्री मांडवी वाला, शहरी रहमान, दोस्त अली जस्सर साहब और जाम महताब दाहड़ साहब, ये 4 तो उनकी क्लियर हैं। 5वीं वो ताज हैदर जैसे शरीफ आदमी के कंधे पे रख के जो है ना ये सारी बदमाशी हो रही है और ये वो निकालना चाहते हैं। पीटीआई ने बड़ी जनरसली अपने एलाइज को हर सूबे में एडजस्ट किया है। उन्होंने एक एमक्यूएम है, अच्छा वहाँ पे सूरत हाल ये है नंबर्स गेम में कि हम ये टेबल दिखा रहे हैं कि वैसे अगर आप डिवाइड करें तो 23-24 के ऊपर एक सेनेटर बनना चाहिए, मगर ज़्यादा अगर आपने कई दफ़ा नंबर्स गेम इस तरह की होती है कि आप ज़्यादा सीट भी नहीं, अगर 20 से आपका इलेक्ट हो रहा है तो आपके 3 ज़ाया जाते हैं, तो ये पूरी साइंस लड़ाई जाती है। तो जो साइंसदान है ना, मैं आज 2-4 साइंसदानों के साथ इस काम के जो बादशाह हैं वो बैठा रहा हूँ कि ये नंबर्स गेम होगी कैसे। तो वहाँ पे जो एक टेबल बनता है कि पीपल्स पार्टी के अब बाई इलेक्शंस के बाद 1 कम 100 99 हैं। पीटीआई के अगर ये 3 जो बागी अरकान चले गए हैं तो ये 3 शामिल कर लिए जाएं तो 102, और टीएलपी जो है वहाँ पे 3 सीटें की हैं, वो भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसकी हैं जी। अगर 99 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं सिंध के अंदर और
3 अगर ये बागी अरकान जो नाराज पीटीआई के हैं। शामिल जो नाराज इनकार अगर उनके फिर साथ 102 शामिल हो हो गए और वोट भी डालते हैं तो ये 102 हो जाती है। 3 अगर टीएलपी का कहा जा रहा है कि वो भी मुहैया कर दिए गए हैं या मुहैया हो गए हैं, और जमात इस्लामी का 1 वोट भी जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ एमएमए का जा रहा है, तो 106 बनती हैं। तो उनका जो है ये नहीं है कि वो 24-24 डालेंगे, उनका तरीकाकार ये होगा कि वो 22 ये 1 2 3 4 5 सीटें लेनी है तो वो 4 में 21-21 डालेंगे, 1 में 22 में डालेंगे। प्लानिंग इस तरह की बनेगी जो है। अब 5वीं के लिए जो है ना पूरा जोर सिर्फ 5वीं जनरल 7 जनरल की सीटें हैं ना, तो 3 की बजाय 3-3 दोनों की वो 4 तो उनकी बनती हैं, 5वीं उन्होंने लेनी है। अब वो अटैक आएगा या वो जीडीए सबसे कमज़ोर है, जीडीए के पास क्योंकि सिर्फ 14 सीटें हैं उनको 20 करनी है, और एमक्यूएम के पास 21 हैं पूरी हैं जो है, और पीटीआई के पास वाडा साहब को चंद लोग नहीं भी देंगे मगर उनके पास जो है ना 27, ये 3 बागी के बावजूद 27 है, तो 3 उनकी जनरल की निकलनी चाहिए। साथ में फिर ये है कि एक औरत की सीट और एक जो है टेक्नोक्रेट की सीट, उसमें पीपल्स पार्टी कोशिश होगी दोनों निकाली जाएं। दोनों जब निकालेंगे तो लड़ाई ये है कि पलवा शाह की तो है ही है पक्की, मगर वो रुखसाना परवीन को भी जिताना चाहते हैं, और एमक्यूएम को पीटीआई ने ये सीट दे दी हुई है खालदा अदीब साहबा को, अतीब नाम है इनका। और जो है टेक्नोक्रेट के उस पर फारूक नाइक साहब की तो पक्की है, वो चाह रहे हैं कि करीम अहमद ख्वाजा साहब को भी पीपल्स पार्टी दिलवाएं, तो सैफुल्लाह अबड़ो साहब को अगर ना मिली टेक्नोक्रेट की सीट पे तो ये 3 सीटों की लड़ाई है। पीपल्स पार्टी 3 एक्स्ट्रा लेनी चाह रही है, जो सारे अगवा कंदगान उसकी वजह से है। बलूचिस्तान में जो है बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है, वहाँ ऑलमोस्ट 11 के 12 जो है वहाँ, क्योंकि 12 है, एक माइनॉरिटी की सीट भी है, तो वो ऑलमोस्ट नाम क्लियर है कि वो किसके पास जा रही है। पीटीआई ने अजीब वहाँ पे काम किया है, और बाप पार्टी ने भी बड़ा अजीब सा काम किया है। एक तो उन्होंने प्रेशर में आके जो है ना ये जो बड़ा शोर मच गया था, तो वो सितारा याद साहब से वापस ले लिया सीट, तो वो उन्होंने अब एक्स्ट्रा बंदा नहीं वहाँ पे खड़ा किया, पर उन्होंने एक सीट दी है समीना मुमताज़ जहरी साहब को। अब ये इनके हस्बैंड साहब जो हैं वो बड़ी क्लोजली पीपल्स पार्टी के साथ अलाइड है। लोग ये कह रहे हैं सीट इन्होंने अपनी दे दी है, मगर ये समीना जहरी साहबा जो हैं, ये अली हसन जहरी साहब जो है, ये आसिफ ज़रदारी के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो कल को ये ज़रूरी है कि वोट ये किसको देंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। फिर उन्होंने मज़े की बात यह है कि वैसे अख्तर मेंगल साहब की पार्टी अपोजिशन में है, मगर उनकी तारा जब तक के हक में जो है ना वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया कि उनको दी जा रही है, ये 2 क्लियर हो गई हैं। अब लड़ाई 2 उसके ऊपर है सीटों पे के बलूचिस्तान में, एक साजिद तरीन और उमर फारूक, एएनपी के उमर फारूक और साजिद तरीन बीएनपी के, इनका कहा जा रहा है कि 1-1 वोट शॉर्ट है। अच्छा। अभी वहां से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वरना पंजाब की तरह बलूचिस्तान का भी आज रात तक पॉसिबिलिटी है कि अगर बैठा दिए जाएं बाकी, तो ये वो भी पंजाब की तरह क्लियर हो जाए, वरना बाकी जो है क्लियर है कि जो इनके 3 जो है ना बाप पार्टी के सरफराज अहमद बुगटी, उसके बाद इनके हैं दूसरे नंबर पे इनके मंजूर काकड़, उसके बाद प्रिंस अहमद उमर अहमद जई, ये खानफ कलात के भाई हैं, और मोहम्मद अब्दुल कादिर चौथा जो है वो अल मशहूर अब्दुल कादिर साहब जो है ना, जो कि इंडिपेंडेंट है मगर पीटीआई ने उनके हक में विड्रॉ कर लिया है, तो ये 4 उनके बनते हैं। बाकी 3 जेयूआई, एएनपी और बीएनपी की 1-1 बनती है। अब वो वहाँ पे है कोई अपसेट ना हो जाए। और कामरान मुर्तज़ा साहब की जो है ना वहाँ पे है कि वो ये लेके जाते हैं कि नहीं जाते, अगर उनको एलाइज ने उनके ना डाला तो फिर उनका खतरे में हो सकता है। सो ये 2 सीटों के मुतालिक टोटल, एक कामरान मुर्तज़ा की टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर लड़ाई है, और एक ये साजिद तरीन बीएनपी और एएनपी के दरमियान में झगड़ा है। बाकी मोरलेस वहाँ बलूचिस्तान का इलेक्शन क्लियर हो गया है। अब असल जो मार्केटाई हो रही है, सारा फोकस सिंध पे चला है, वो है केपी में, और वहाँ पीटीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है कि वहाँ सिंध का बदला उन्होंने लेना है, वहाँ से देखना ये है कि वो बदला ले पाते हैं कि नहीं है, क्योंकि वहाँ हर पार्टी ने अब्बास आफरीदी को लॉन्च किया हुआ है 6 वोटों के साथ। अच्छा। जो है वहाँ पे आप देखें 18-20 वोट लेने हैं, वो नून लीग ने किया हुआ है।
JUI के अंदर भी बागी अरकान आ गए हैं, काफ़ी सारी इतलाएँ आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि जनाब ये हमें वही वाली बात है कि हमने भी चंदा दे के टीटें ली थी तो हमें चंदे का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि किसी खानदान को हमने लिख के नहीं दिया हुआ कि ये करेंगे। सर ब्रेक के बाद अगर आप KPK असेंबली की पूरी डिटेल बता देते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे KPK में इस वक्त क्या पार्टी पोजीशन है, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आपको सिंध और बलूचिस्तान असेंबली की पार्टी पोजीशन बताई थी। आमिर साहब, KPK में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या पोजीशन KP में जो है लड़ाई जो है तंबाकू लॉबी, सीमेंट लॉबी, कंट्रैक्टर लॉबी और कंटेनर लॉबीज हैं। ह्यूज जो स्टेक्स हैं उनके अरबों खरबों के स्टेक्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे जान की बाजी सबसे ज़्यादा रेट इस वक्त, पहले बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम था, इस वक्त सबसे ज़्यादा वहाँ। PTI ने भी जो है आइडली के साथ ही हमेशा से ही इश्यूज थे इधर, ऐसे ना कहें कि बलूचिस्तान था। यही आप ही बताते ना, सेनेटर बकार ब्रीफ केस लेके निकलते थे, 3-3 4-4 सेनेटर बनवा के निकलते थे। एक दफ़ा उन्होंने जरदारी को ऑफर की थी कि सर मुझे हुक्म करें तो पूरी की पूरी आपको KPK असेंबली में खरीद के वोट लेके सेनेटर बनवा के आपकी जेब में डालूंगा। जरदारी साहब को सबसे ज्यादा आगे पहले एक आसान काम था कि एक जो है ना फिग लीफ जिसे कहते हैं फाटा की सूरत में मौजूद था, तो 8 वो जो होते थे उसमें से 4 जो है ना वो तो सीधा सीधा रेट लगता था जो पैसा के अंदर खरीद रहे। अब वो क्योंकि 4 KP में मर्ज होके आ गए हैं तो वो KP के अंदर वही वाला रेट जो है ना फटा वाला रेट वही चल रहा है। अब PTI जो है वहाँ पे 2 सीटें शरीफाना तौर पे अपोजिशन की PDM की बनती हैं, मगर उन्होंने भी अपने 3-4 कैंडिडेट, तकरीबन 3 मार्केट में स्पॉयलर्स हैं। एक अब्बास अफरीदी साहब है, वो आगे ही जो है उनका भाई भी एक सेनेटर, उनके वालिद साहब भी हैं, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये नून लीग के उस पर आना चाह रहे हैं और ये 6-7 सीटों के साथ ये इन्होंने 18-20 लेना है। बीच में ऑफ कोर्स जो है ANP का भी एक कैंडिडेट अपना मौजूद है, दादुल्ला खान साहब हैं, उनकी 12 सीटें हैं, सो उनका भी हक बनता है। और साथ में जो ताज मोहम्मद अफरीदी साहब हैं, कंटेनर किंग हैं, और ये बाप पार्टी के वैसे मेंबर हैं, तो वोट तो इनके पास 3-4 हैं, मगर ये भी कह रहे हैं कि बाज आने वाले नहीं हैं। और PTI ने भी वहाँ एक नहीं 5 कैंडिडेट जनरल सीटों में 7 में से 5 खड़े किए हुए हैं। एक शिबली फराज हैं, फैसल सलीम रहमान, मोहसिन अजीज़ और उसके बाद लियाकत तरकई जो है, तो इसमें से 3 तो रिश्तेदार हैं आपस में, तंबाकू लॉबी के हैं। अब इसमें से देख रहे हैं कि चाकू किसको लगेगा, अताउर रहमान साहब को लगेगा कि सियासी चाकू, माफ कीजिएगा आप तो मार चुके हैं वो नहीं या हमारे दोस्त पे मुझे बड़ा डर है शिबली फराज साहब पे। आपकी ज़बान अल्लाह के फजल से काली भी बहुत है आमिर साहब। नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि ये बेचारे जीते। मोहसिन अजीज साहब भी जो है ना थोड़े से इनसिक्योर हैं यहाँ पे, तो ये KP का जो है ना दिखना है। और दूसरा ये है KP में उसूली तौर पे PTI के दोनों औरतों की और दोनों टेक्नोक्रेट की जीतनी चाहिए, क्योंकि उनके पास 100 के करीब जो है ना वहाँ पे MPs हैं। दूसरे सारे मिला लिए जाएं अगर तो भी 43 बनते हैं उनके, जमात इस्लामी को शामिल करके, तो 50-50 के वोटों से दोनों सीटें होनी चाहिए, वहाँ भी अपसेट ना हो। फरतुल्लाह बाबर साहब का देखते हैं, मुझे मुश्किल ही लगता है वैसे क्लास साहब। लेकिन जो आप कहते हैं बार बार कि असल जो मैच है वो इस्लामाबाद में पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है इस्लामाबाद में कल क्या हो सकता है? हम बार-बार एक बात रिपीट कर रहे हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो बात तो वही है ना जो थानेदार वाली बात है। बल्कि मैं उन्हीं का देख रहा था, हमारे दोस्त हैं ये प्रोफेसर तहर, नाम है तहर फतेह मलिक, उनका मैं कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने एक वाकया कोट किया, तो गिलानी साहब ने कोई उन्होंने कमर जमा कहरे के हवाले से कोट किया होता प्रोफेसर तहर मलिक साहब ने। वो ये कहते हैं कि भुट्टो साहब जो है ना जब जलसे होते थे ना 70s के, तो भुट्टो साहब ने पीर पकड़ा के अगेंस्ट भी इलेक्शन वो लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी के जो थे, तो उन्होंने वहाँ जलसों में कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बाकी छोड़े भुट्टो ने कुछ किया है या नहीं किया, कम से कम पीर पगाड़ा का पहले आपको यहाँ पे उनका दीदार करने के लिए आपको लाखों खर्च करने पड़ते होते थे, जेवरात दान करने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, नजर न्याजें करनी पड़ती थी। ये मशहूर हो गया था कि पीर पगाड़ा साहब जो है ना भुट्टो साहब उनके मुकाबले में लड़ेंगे, तो पहले पीर साहब जो है ना वो साल में एक दफा दर्शन करवाते थे और बड़े कॉस्ट लेते थे। एकदम से वो मार्केट में आ गया, अपने मुरीदों से, मैं उनसे मज़ारों से सबसे मिलना शुरू कर दिया। भुट्टो साहब ने यही कहा, उसने कहा भाई साहब मैं इलेक्शन पीर पगाड़ा के मुकाबले में हारूं जीतूं छोड़ दें, मैंने कम से कम आपके पीर साहब को मुफ्त आपको अवेलेबल कर दिया है कि अब आपको ये आगे डेली दर्शन करवाते हैं कि वोट मांगने के लिए। तो सेम गोज फॉर टुमारो इलेक्शन एज वेल। कम से कम मेरा ख्याल इमरान खान साहब के दर्शन जो है ना वो गिलानी साहब की एंट्री की वजह से MNAs को वो दर्शन हो गए जो अगले 3 साल बाद फिर नहीं होंगे।
सो बड़ा लकी मोमेंट है उनके लिए, एक बड़ा अच्छा मौका उन्होंने क्रिएट करके दिया। मसलन आप इसको तसव्वुर करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उम्मीदवार ना होते, इतना डल ये सेनेट इलेक्शन होता, इवन टीवी वाले मेरा दे शुड बी ग्रेटफुल, इतना जो यहाँ पे धमाका खेज एंट्रियाँ हो रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, चैटिंग आ रही है, बाशो मार धाड़ चल रही है, यहाँ KPK में जोश है, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, 176-86 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जराने खाबे चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चल रहे हैं, हम यहाँ पे बड़े ये एक्सपर्ट बन के बैठे हैं, कल सारा दिन यहाँ पे वो चलेंगी ट्रांसमिशन चलेगी बाश और लाइव। ये तो टीवी चैनल्स को खुश होना चाहिए, हमें तो देखता कोई नहीं था, ये टीवी चैनल की स्क्रीनें ड्राई हो गई थी पिछले कई अरसे से, तो वही बस भी वेरी हैप्पी कि शुगर लग गया, मेला लग गया, यहाँ पे मुलाखड़ा होगा जानू जर्मन वाला। सर देखते हैं कल जानू जर्मन में और जो लोकल आपको क्या लगता है हु विंस एंड हु लास्ट, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है कल? वैसे प्रेडिक्शन मैं इसलिए नहीं जा रहा ना इसमें कि ये जो कैमरे जो है ना बड़ी खौफनाक चीज़ है। आप कोई असेसमेंट जो है ना, कोई स्वीपिंग इस वक्त पोजीशन नहीं ले सकते। किसी ने मुझे कहा, कोई अच्छा कोई खासा जान पहचान वाला दोस्त है, उसने कहा जनाब के वजीर आजम साहब को कहा कि सर जी 3-4 वोटों का मसला है, 3-4 वोटों से हम जीत जाएंगे। तो कहते हो कि वहाँ पे कोई और बैठा था, उसने कहा 3-4 वोटों से हम हार भी सकते हैं। अगर बात 3-4 वोटों तक आ गई है, हुकूमत अगर 3-4 वोटों पे खड़ी हुई है, मतलब 176 पे खड़ी हुई है, 172 या 71 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3-4 उधर भी हो सकते हैं कि उनको 172 नहीं लेना है, उनको 176 लेना है, ताकि लगे कि उनकी मेजोरिटी साउंड है। उनके 181 उसूली तौर पे हैं, सो वो अपनी अगर 172 से 176 से भी कम आते हैं तो थोड़ा सा एक झटका वो भी है थोड़ा सा। तो अगर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती और ये परसेप्शन थी कि अब अगर ओपन बैलेटिंग से अगर ना हुए तो हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है, तो कल कोई खतरा हो सकता है अगर सीक्रेट बैलेटिंग है ना? जैसे आमिर साहब की बात में बड़ा वजन है, इसलिए मैंने कोई इस पे इनके खिलाफ इस दफा कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया कि MNAs के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन्हें फ्यूचर नजर नहीं आता। हालांकि इमरान खान साहब उनमें से नहीं है, अगर ये हार भी जाए कल इलेक्शन, इमरान खान साहब को उम्मीदवार हार जाए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है वो अखलाकी पोजीशन लेंगे, इस्तीफा दे देंगे जी मेरा उम्मीदवार हार गया है, या हाउस को कहेंगे नया लीडर इलेक्ट कर लें जनाब, या तीसरा बड़ा एक ऑनरेबल रूट होता है जनाब, दोबारा ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने चले जाएं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिल जाएगा, मजे की बात है कि उनके बिल्कुल भी MNAs का जैसे आमिर साहब कौन जाए वहाँ पैसे खर्च करे, इलेक्शन लड़े, चीज़ें करें, ठीक है इमरान खान साहब पे गुस्सा अपनी जगह पे होगा, फिर शेख पे अपनी जगह होगा, लेकिन वो तनख्वाहें ले रहे हैं, माल ले रहे हैं। अब उसके बाद फ्यूचर क्या है? अगर असेंबली खत्म हो जाती है तो MNAs को दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा। वो मैक्सिमम यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। वो इतने भी जले भुने नहीं बैठे ना, इतने बड़े अखलाकी किरदार के मालिक बैठे हुए हैं कि जी कि कोई नहीं जी देखी जाएगी कि जनाब खैर है। लेकिन अपोजिशन तो जोर डाल सकती है ना? अपोजिशन ने बहरहाल मैच बना लिया, ये उनकी बड़ी कामयाबी है कि 2.5 साल की इनकी गवर्नेंस के बाद इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया गया है कि पीर पगाड़ा की तरह वो दर्शन करवाएं, और वो दर्शन करवा रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं उनको, वो वही मतलब 50-50 करोड़ रुपए पे। उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साहब जरा कुछ नहीं करता। अभी जो कह रहे थे वीडियो पे कुछ एक्शन करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे भी फिर एतराज करना चाहिए था। फिलहाल तो रुका हुआ है वो सिलसिला सर। वो फिर खबरें आई हैं कि उनके अपने जो लोग हैं उन्होंने खुद, मैं उसको मैं समा टीवी पे देख रहा, मैंने जो है उन्होंने कंफर्म किया जनाब कि हमें कहा कि 50-50 करोड़ रुपए देंगे, बिजली गैस और पेट्रोल। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि नहीं दे सकते साहब, अभी तक नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रॉमिस है अभी उन्हें चेक तो नहीं देने थे ना, कि मतलब इमरान खान साहब चेक तो नहीं दे सकते थे। सो पैनिक इज देयर। एक मतलब वो कहते हैं नेक टू नेक फाइट है, आई बॉल टू आई बॉल है। कल सारा दिन घुराएंगे, मजीद एक दूसरे पे लड़ाइयाँ होंगी, चैनल्स के भी मजे होंगे, रेटिंग्स बढ़ेंगी, लोग बैठेंगे कि कौन जीता पहलवान, कौन हमारा हारा। तो कल रात तक ये दर्शन चलेगा, देखते हैं क्या बनता है। अब कल इलेक्शंस हैं, कल ही पता चलेगा किसका पलड़ा भारी था, कौन जीता कौन हारा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।